Hello students. So let's proceed further with the types of companies. आपके जो companies के types होते हैं, there are 3 types of companies, that is public company, private company and one person company. Prior to 2013 there are 2 types of companies only, that is public company and private company. But there was an amendment in 2013 in the Companies Act 1956, and after the amendment third company will emerge, that is one person company. 2013 से पहले अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तब तक आपकी सिर्फ कितनी कंपनीज थी? 2 कंपनीज थी. बट आफ्टर द अमेंडमेंट देर आर 3 कंपनीज, दैट इज पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज क्या होती हैं? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है, द कंपनी विच इशूज़ द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. जो कंपनी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू करती है, उन कंपनीज़ को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी बोलते हैं, राइट. जहाँ पर जिनके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू कर सकती हैं. प्राइवेट कंपनीज़ के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती है. प्राइवेट कंपनीज़ जो होती हैं वो कुछ लोग मिलकर, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलकर अपनी कंपनी खोलते हैं, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं. जबकि पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो हैं 7 और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती है, लिमिटलेस मीन्स अनलिमिटेड मेंबर्स कैन बी देयर इन पब्लिक कंपनीज. ठीक है. पब्लिक कंपनी जो होती हैं इनमें डायरेक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि आई टोल्ड यू कि इन पब्लिक कंपनी कोई भी कंपनी होती है उसमें डायरेक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चाहे डायरेक्टर तो ज़रूर होंगे. Director in public company, the minimum number of directors can be 3 and maximum is of 15. Whereas in private company जो directors होते हैं वो 2 हो सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, राइट. प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर होते हैं और डायरेक्टर तो होना कंपलसरी है ही, क्योंकि वी नीड समवन और सम पीपल टू ऑपरेट और टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, because there are number of members, number of shareholders are there in these companies. तो if we अगर हम सब कुछ shareholders के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग कंपनी को रन करिए, तो it's not possible. We have to select the number of directors to operate the company in a very smooth manner. नेक्स्ट इज़ वन पर्सन कंपनी, OPC हम जिसको बोलते हैं. ये अभी एग्जिस्टेंस में आई है 2013 अमेंडमेंट के बाद. यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम 1 मेंबर और मिनिमम 1 मेंबर. यहाँ पर मैक्सिमम भी 1 हो सकता है मेंबर और मिनिमम भी 1 हो सकता है यहाँ पर, यानी कि कोई भी एक अकेला पर्सन अपनी कंपनी को ओपन अप कर सकता है. यहाँ पर डायरेक्टर भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पर उसके जो मेंबर्स हैं, राइट, डायरेक्टर 1 हो सकते हैं और यहाँ पर जो उसके मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं वो 15 भी हो सकते हैं. मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 15. सो दिस इज़ कॉल्ड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी की. इफ़ यू वांट टू फॉर्म अ कंपनी देन यू नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, राइट. यू नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स टू फॉर्म अ कंपनी. देयर आर 3 documents, that is memorandum of association, article of association and prospectus. So first of all we will discuss about memorandum of association. Without these documents we cannot think for the formation of a company, right. So memorandum of association क्या होता है? देखिए, memorandum of association जो होता है it is also known as the charter of the company. इसको हम क्या बोलते हैं? कंपनी का चार्टर बोलते हैं, which contains the fundamentals. इसमें फंडामेंटल्स लिखे होते हैं कंपनी के, अपॉन विच अलोन द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, राइट. इसको हम चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं. इसमें हमारी कंपनी के जनरल फंडामेंटल्स आर देयर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. यहाँ पर आपकी कंपनी के पावर्स और लिमिटेशंस भी लिखे हुए होते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर कंपनी, व्हाट आर द पावर्स ऑफ योर कंपनी. ठीक है. जिस डॉक्यूमेंट में पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे, ऑब्वियसली उस जो वो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. पावर्स और ऑब्जेक्टिव जिस भी डॉक्यूमेंट में लिख रहा है, भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्क्राइब्ड. सो what we can say that it is useful for the people who are living outside the organization, who are exist outside the organization. So that's why we can say that memorandum of association is also known as doctrine of outdoor management. इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट इसलिए बोलते हैं. जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है
ये हेल्प करता है आउटसाइडर्स की। आउटसाइडर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, सप्लायर्स हो गए, creditors, etc. Means these people are the outsiders. And if anybody wants to invest in your company, अगर कोई भी आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, आपकी कंपनी के साथ टाई करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉन्ट टू नो द पावर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ योर कंपनी। आपकी कंपनी के पास क्या पावर्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ही जस्ट वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, राइट। सो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर ऑफ द कंपनी मीन्स एवरी फंडामेंटल इज रिटन ओवर देयर, द पावर्स, द लिमिटेशंस इज देयर, and it is also known as doctrine of outdoor management because it is needed or it fulfills all the requirements of the outsiders, right. There are certain clauses of memorandum of association, that is name clause, domicile clause, object clause, capital clause, liability clause and association clause. 6 clauses are there in MOA, memorandum of association. इसमें क्या क्या होता है? यही सारी लिमिटेशंस और पावर्स डिफाइन करती हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्टेड होता है। फर्स्ट वन इज़ नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होता है कि आपको क्या करना है? नेम क्लॉज में कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ इफ़ योर कंपनी इज़ पब्लिक कंपनी देन लिमिटेड वर्ड शुड बी देयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द नेम ऑफ योर कंपनी, राइट। एंड इफ़ योर कंपनी इज़ प्राइवेट कंपनी then after the completion of the name of the private company the private limited word should be there. आपकी कोई भी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के पीछे लिमिटेड लगा होना चाहिए, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है नेम क्लॉज में कि योर कंपनी शुड नॉट यूज़ द वर्ड कोऑपरेटिव। आपकी कंपनी को कोऑपरेटिव, जब भी आप अपनी कंपनी का नेम रखते हैं, whenever you are designing the name of your company then it should not use the word cooperative. cooperative word उसमें किसी भी तरीके से नहीं आना चाहिए क्योंकि cooperative organization are somewhere different from companies, right. थर्ड थिंग इज़ नेम क्लॉज में ये भी आता है कि अगर आप अपनी कंपनी का नेम रख रहे हैं तो इट शुड नॉट हर्ट एनी ऑफ द कल्चर, बिलीफ, आइडिया और गवर्नमेंट इन एनीवेयर। आपकी कंपनी का नेम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को किसी भी कल्चर, बिलीफ, आइडिया को हर्ट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने कंपनी का नेम डिज़ाइन करना है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं नेम क्लॉज में जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। एंड वी शुड नॉट यूज़ द डुप्लीकेट, मीन्स किसी दूसरी कंपनी का वही नाम है और उस नाम को हम भी रख लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। दिस इज़ द क्लॉज ऑफ MOA, दैट इज़ नेम क्लॉज। सेकेंड वन इज़ डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज का मतलब होता है, डोमिसाइल का मतलब होता है जहाँ पर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, राइट। आपकी कंपनी जहाँ पर रजिस्टर्ड है तो उसका वो सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए कि कहाँ रजिस्टर्ड है और कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेज हैं। एवरीथिंग शुड बी मेंशन ओवर देयर बिकॉज रजिस्टर्ड जहाँ होती है वहीं पर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रखे जाते हैं। तो MOA में डोमिसाइल यानी कि रजिस्टर्ड प्लेस ज़रूर लिखी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है? हर कंपनी के 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इफ़ आई एम इंटरेस्टेड, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, सम इन्वेस्टर्स आर लाइक दैट कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन सच ऑर्गेनाइजेशन हु आर डूइंग द सोशल सर्विस। तो कुछ कंपनीज़ का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो सोशल सर्विस होता है, तो कुछ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, कुछ का सेकेंडरी सोशल होता है, तो कुछ का प्रॉफिट सेकेंडरी होता है। तो अब ये क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे इन्वेस्टर्स को पता होना ज़रूरी है कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपना पैसा, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में एवरीथिंग शुड बी मेंशन ओवर देयर दैट व्हाट इज़ आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज़ आवर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल क्लॉज। MOA के कैपिटल क्लॉज में एवरीथिंग इज़ मेंशन कि आपकी कंपनी में रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, आपकी कंपनी में ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल, सारी कैपिटल्स उसमें लिखी होती हैं आपकी कंपनी की,
नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में क्या होता है? लाइबिलिटी क्लॉज में ये होता है कि हर शेयर होल्डर की कितनी लाइबिलिटी होगी। इफ़ एनी वन वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन और योर कंपनी, देन ही शुड नो अबाउट द लाइबिलिटी। उसको लाइबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज जो होता है, इसमें क्या होता है कि जितने भी आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। दे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इन विच अ स्टेटमेंट इज़ रिटन। और एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि हम लोग ये जो बिज़नेस करने जा रहे हैं, ये जो कंपनी हम कर रहे हैं ऑपरेट, इसमें सारा वर्क जो भी है वो लीगल है और उसमें कोई भी वर्क इलीगल नहीं है। और ये स्टेटमेंट के बाद ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल साइन ओवर देयर। उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स उसके नीचे साइन कर देते हैं। उस क्लॉज को हम बोलते हैं एसोसिएशन क्लॉज। अगेन आई एम टेलिंग यू, नेम क्लॉज क्या होते हैं? वो आपकी कंपनी के नेम से रिलेटेड होगा। जैसे अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके पीछे लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होना चाहिए, कोऑपरेटिव वर्ड का यूज़ हमको नहीं करना है। लाइक डोमिसाइल क्लॉज में आपकी कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, उसकी ब्रांचेस कहाँ का स्कैटर्ड हैं, वो सब कुछ लिखा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लॉज में व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस, व्हाट इज़ द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस, एवरीथिंग शुड बी मेंशन ओवर देयर। इन कैपिटल क्लॉज, what type how many what capital the company is using, what is the registered capital, what is issued capital, subscribed capital, everything should be there. लाइबिलिटी क्लॉज में ये मेंशन होना चाहिए कि आपकी कंपनी में इफ़ एनी शेयर होल्डर और इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी, देन व्हाट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। Second one, last one is association clause. In association clause, means a statement is prepared by the company in which everything is written like the company which we are going to operate, it is fully legal, we are not going to do any illegal work over there, and all the directors of the company will sign over there. This is known as association clause. So ये आपका मेमोरेंडम क्लॉज है, ठीक है। मेमोरेंडम क्लॉज के बाद जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम AOA बोलते हैं, ठीक है। AOA में क्या होता है? AOA में आपकी कंपनी के बाय लॉज लिखे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाय लॉज ऑफ द कंपनी, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इंडोर मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इन दिस डॉक्यूमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन, और जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेंट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए होते हैं? जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो देर आर सर्टेन कंटेंट्स ऑफ AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या लिखा होता है? राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, आपके शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स होंगे वो सब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अगर किसी भी पर्सन को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है तो हाउ दे कैन शेयर द ट्रांसफ़र, मीन्स प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ रिटन ओवर देयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर्स को जब्त कर लेना, यानी कि शेयर को फॉरफीट कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके शेयर्स होते हैं, शेयर्स जब लिए जाते हैं तो जैसे हम उसका अलॉटमेंट करते हैं ना शेयर्स का, तो वो सारे पैसे धीरे धीरे कर आते हैं। कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर आता है, कुछ अलॉटमेंट के टाइम पर आता है, कुछ फर्स्ट कॉल पे आता है, कुछ फाइनल कॉल पे आता है। मान लीजिए अगर आपको कोई भी शेयर होल्डर आपके शेयर्स का पूरा पैसा नहीं दे पाता है तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लेती है, बाद में वापस ले लेती है। तो फॉरफीचर कब होंगे आपके शेयर्स के, ये भी प्रोसीजर उसमें पूरा लिखा होता है। आपकी कंपनी का कौन ऑडिटर होगा, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसकी रेम्यूनरेशन, उसकी सैलरी कितनी होगी, सब कुछ लिखा होता है उसमें। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी कैसे वाइंड अप हो सकती है, वो सब कुछ सारा प्रोसीजर आपके किस में लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। सो दिस इज़ द सेकंड डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस आपने देखा होगा, जनरली इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़, देन दे विल प्रोवाइड यू द प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद द फॉर्म, अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि अगर आप किसी का भी एडमिशन कराते हैं, देन द स्कूल विल प्रोवाइड यू द प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद द फॉर्म। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है कि इट कंटेन्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल और द कंपनी। इसमें आपके कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है,
पूरा सब कुछ कि कब से बना आपका कंपनी, कब क्या क्या अचीवमेंट्स हुए उसमें, ठीक है, एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर देयर। तो एक क्यों हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं? जस्ट टू अट्रैक्ट द नंबर ऑफ पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हम जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टस बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे और हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सो प्रोस्पेक्टस इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। देखिए शेयर कैपिटल यानी कि शेयर्स आप समझते हैं, डिबेंचर्स भी एक तरीके से मतलब जैसे शेयर्स होते हैं ना, डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स अ टाइप ऑफ डेट वी कैन से। जैसे बैंक्स लोन देती हैं हमको, ऐसे ही कंपनी को भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर्स इशू करती है उसके बदले में और पब्लिक से पैसा उठाती है या कंपनी से पैसा भी ले सकती है। तो वो सब क्या होते हैं? वो सब कुछ हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। एंड वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड कि पब्लिक कंपनीज ही प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वही प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती हैं। पब्लिक कंपनी करती हैं लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बिकॉज पब्लिक कंपनी इशू द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। आई टोल्ड यू प्रीवियसली, पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती हैं जनरल पब्लिक को, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती हैं। और जब शेयर ही इशू नहीं करने हैं तो फिर प्रोस्पेक्टस की क्या ज़रूरत है हमें? तो इसलिए पब्लिक कंपनी ऑलवेज इशूज़ द प्रोस्पेक्टस वेयर एज प्राइवेट कंपनी डजंट। सो प्रोस्पेक्टस आप लोग सब समझ गए होंगे। सो इफ़ यू वांट टू फॉर्म एनी कंपनी देन दीज 3 डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमको बहुत ज़रूरी हैं और चाहिए ही चाहिए। दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज़ MOA, AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आई टोल्ड यू कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। वो आउटडोर आउटसाइडर्स के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि उसमें पावर्स और लिमिटेशंस लिखी होती हैं। AOA इज़ बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनल पीपल के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। प्रोस्पेक्टस सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि हमें इन्वेस्टर्स से पैसा चाहिए होता है। ओके।